Hello everyone, this is Arif Khan and welcome back to my YouTube channel The School of Politics. द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम उपस्थित हैं आपके सामने एक नए थिंकर को लेकर के, एक नई वीडियो को लेकर के, जिसमें हम आज अरविंदो घोष की पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, उन सभी क्वेश्चन की हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसका हम एक व्याख्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। आमतौर पे जो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ वो असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ, मतलब 2004 से लेकर के 2023 तक के जो क्वेश्चन हैं मैं उनको सॉल्व करता हूँ। लेकिन आज के इस सेशन में हम एक अलग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करेंगे। और सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन दिसंबर 2023 में पूछा गया है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, अगर इसकी हम बात करें अरविंदो घोष की, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अरविंदो घोष के जीवन की कुछ इम्पोर्टेंट जो घटनाएं हैं, जो कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको लेकर के जो है प्रश्न पूछा गया है इस एग्जामिनेशन में। लाइक कि उन्होंने बनारस का अधिवेशन कब अटेंड किया, वो बड़ौदा कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल कब बने, वो इंग्लैंड कब गए, उन्हें कब अरेस्ट किया गया, और उन्होंने कब आईसीएस एग्ज़ाम जो है इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको एक और दृष्टिकोण, एक अलग अप्रोच आज प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की जो डेट है वो आ चुकी है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 18 जून को कंडक्ट किया जाएगा। तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, और उसी लिमिटेड टाइम के अंदर आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब कुछ कवर करना है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा आज की क्लास में कि विद इन दिस लिमिटेड टाइम, ये जो आपके पास में बहुत गिने चुने दिन है, लगभग आपके पास 45 डेज का टाइम है, तो इस सीमित समय के अंदर कैसे जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को और इंडियन पॉलिटिकल थॉट को प्रिपेयर करें। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं आपके लिए। और तो सबसे पहले हम इस विषय पर बात करेंगे कि भारतीय राजनीतिक चिंतन को कैसे कवर करें, कैसे उसको कंप्लीट करें, हाउ टू कवर इंडियन पॉलिटिकल थॉट। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ये जो सिलेबस है, ये जो पूरा सिलेबस है, इसमें आप देखेंगे यूनिट 3 जो है, इसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात की गई है। तो इसमें एनटीए ने 18 थिंकर्स को इंक्लूड किया है। सिलेबस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 18 थिंकर्स उन्होंने इंक्लूड किए हैं। और जब भी आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ने बैठें तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी हैं। सबसे पहले, जब भी आप किसी विचारक को पढ़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आज की क्लास में हम अरविंदो घोष को डिस्कस करने वाले हैं, तो एक फिलॉसफर, एक चिंतक की जो पर्सनल लाइफ है, उसमें जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो मेजर इवेंट्स है उसके लाइफ की, उसको आपको पढ़ना है। वो भी कैसे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि उसके जीवन में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी जिसने उसके जीवन को प्रभावित किया, उसके चिंतन को, उसके दर्शन को, उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी को इन्फ्लुएंस किया है। और आप देखें कि किस तरह से उसके थॉट्स का, कुछ उसके आइडियाज़ का ग्रेजुअल इवोल्यूशन हो रहा है। मतलब बेसिकली ये जो घटनाएं उसके जीवन में हो रही हैं, उस पे इस बात को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये घटनाएं उसके चिंतन को, उसके दर्शन को कैसे प्रभावित कर रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अरविंदो घोष के बारे में, 1908 में जब उनको अलीपुर बॉम्ब केस में अरेस्ट किया जाता है और फिर उनको कलकत्ता की अलीपुर जेल में रखा जाता है, तो जेल के अंदर उनको ईश्वर के, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। और उसके बाद से फिर क्या है कि उनके जीवन में एक परिवर्तन आता है, और वो राजनीतिक गतिविधियों से अलग हट करके आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, फिलॉसफी के एरिया में जो है वो काम करना शुरू करते हैं। तो एक थिंकर की जो पर्सनल लाइफ है, उसमें जो मेजर इवेंट्स हुए हैं, उसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ऑर्गेनाइज करना है, उसको व्यवस्थित तरीके से आपको समझना है कि कब कब उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई, या कब कब उसने क्या क्या किया। दूसरा ये कि एक थिंकर ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं,
एक थिंकर ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, उन सभी किताबों को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कालक्रम के अनुसार आप उसको व्यवस्थित करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। दूसरा ये देखना है कि जो उसमें मेन जो बुक है उस थिंकर की, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेटो की बात करें तो रिपब्लिक हो गई, गांधी की बात करें हम तो हिंद स्वराज हो गई, अरविंदो घोष के बारे में बात करें तो लाइफ डिवाइन हो गई, जॉन रॉल्स के बारे में करें तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इन जो जो मेन किताबें हैं, हमसे सारी किताबों के तो बारे में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मेन किताबें हैं उनके बारे में आप ये देखिए कि उसमें कितने चैप्टर्स हैं, और इसके अलावा उस बुक का सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब कि उस किताब के अंदर बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, और एक थिंकर जब किसी बुक को लिख रहा है तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव उसका क्या है। और इसके अलावा ये भी आपको देखना है कि किस तरह की इंस्पिरेशन से, किस तरह की प्रेरणा से, किस तरह के प्रभाव से ये बुक लिखी जा रही है। मतलब एक थिंकर अगर किसी बुक को लिख रहा है तो उसके पीछे क्या आइडियाज़ काम कर रहे हैं, उसका क्या मोटो है, क्या ऑब्जेक्टिव है। और साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि ये जो बुक है उसका बाद के थिंकर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे कि मान लीजिए कि प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी, तो उसका बाद के थिंकर्स पे क्या प्रभाव पड़ा। सपोज कि सावरकर ने हिंदुत्व को लिखा, तो उसका बाद के जो विचारक हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ा। अरविंदो घोष ने अगर किताब लिखी लाइफ डिवाइन, तो उसका बाद के विचारकों पर क्या प्रभाव पड़ा, या बाद में जो किताबें पब्लिश हुई हैं उस फील्ड से रिलेटेड, तो उस पर क्या उसका प्रभाव पड़ा। तो अगर देखें यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कितने हैं, 18 थिंकर्स हैं। तो आपके पास में 18 थिंकर्स ने जो भी किताबें लिखी हैं, आपके पास में एक 18 पेज का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसमें सभी थिंकर्स की जो बुक्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी हुई हों। और तीसरा क्या, कि एक थिंकर की जो राजनीतिक विचार हैं, उनमें क्या 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 बातें कही गई हैं, कौन कौन से ऐसे विचार हैं जो उसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी आमतौर पे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, अरविंद घोष के बारे में बात करें, जो उनकी ह्यूमन साइकिल थ्योरी है, या इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, विकास का जो एकीकृत सिद्धांत है उनका, या सुपरमैन का जो उनका कॉन्सेप्ट है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो उनका कॉन्सेप्ट है, कल्चरल नेशनलिज्म का, और स्पिरिचुअल डिटर्मिनिज्म ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का आध्यात्मिक निर्धारण। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 3 चीज़ों पे हमें काम करना है। एक एक थिंकर की पर्सनल लाइफ में कौन कौन सी जो घटनाएं हैं उस पर हमें फोकस करना है, दूसरा उसकी किताबों पे फोकस करना है, और तीसरा उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी से। अगर इस तरह से हम जो है हर एक थिंकर को पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम जो है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को, हर एक डायमेंशन को जो है कवर कर लेंगे, चाहे वो किताबें हों, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो, और या उसके पॉलिटिकल थॉट्स हो, जो आइडियाज़ हैं, उसके जो विचार हैं। और वैसे भी आप देखें नेट के एग्जामिनेशन में, चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो या इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो, इन्हीं एरियाज से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारे आज स्क्रीन पे है, जिसे दिसंबर 2023 में पूछा गया है। अरेंज द लाइफ इवेंट्स ऑफ अरविंदो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अरविंद के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार रखें। उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिया, बड़ौदा कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल कब बने, वो इंग्लैंड में कब गए, और अलीपुर केस में कब वो गिरफ्तार हुए, और उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम था उसको कब क्वालिफाई किया। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने डेट मेंशन कर दी है, लेकिन डेट के पीछे बैकग्राउंड क्या है उसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें अरविंद घोष के बारे में अगर, तो वो अपनी फैमिली के साथ, आप देखें अगर उनकी लाइफ को, उनकी जो पैदाइश है वो 1872 को, 15 अगस्त में 1872 को कहाँ पे पैदा होते हैं, कोलकाता में। ठीक है, कलकत्ता में उनका जन्म होता है। और आप देखें ये 79, मतलब वो 1872 में पैदा होते हैं, और 79 में मतलब बहुत छोटी उम्र में जो है वो अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड चले जाते हैं। और उसके पीछे रीज़न ये है कि उनके जो पिता हैं, अरविंदो घोष के जो पिता हैं, जिनका नाम कृष्णधन घोष है, वो ये नहीं चाहते हैं कि अरविंद घोष के ऊपर भारत के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं
या भारतीय समाज के अंदर जो चीज़ें, जो घटनाएँ घट रही हैं, उसका किसी भी तरह का प्रभाव पड़े। और वो ये चाहते हैं कि अरविंद घोष इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन करे। तो इसी पर्पज़ को लेकर के वो अपने और भी जो उनके बच्चे थे उनको लेकर के वो इंग्लैंड शिफ्ट हो जाते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये 1879 की पिक है, जब अरविंद घोष अपने भाइयों के साथ, अपने फादर के साथ जो है इंग्लैंड चले गए और वहाँ से उन्होंने फिर अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि उनकी लाइफ का जो इनिशियल पीरियड है, मतलब बहुत छोटी सी उम्र में जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है इंग्लैंड चले गए, ताकि जो है वो इंडियन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके, उसको ज्वाइन कर सकें। और आप देखें उनकी लाइफ के दो अलग अलग फेज़ हैं। एक जो वक्त उन्होंने इंग्लैंड में गुजारा, दूसरा जो उन्होंने इंडिया में गुजारा एज ए रिवॉल्यूशनरी। और उसके बाद फिर जब उनको अलीपुर बॉम्ब केस में अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद फिर जब जेल में वो रहते हैं, उनको ईश्वर के दर्शन होते हैं और फिर वो पांडिचेरी चले जाते हैं और फिर वो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में काम करते हैं। तो पहले फेज़ की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो 1879 से 1993 तक जो है वो इंग्लैंड में रहते हैं। और क्वेश्चन में देखिए कुछ इसी तरह से पूछा गया है कि वो इंग्लैंड में कब बसे, इंग्लैंड कब गए। तो इंग्लैंड वो 1879 में गए। किस पर्पज़ से गए? इंडियन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, इंडियन सिविल सर्विस को जो है ज्वाइन करने के लिए। तो 1879 में अरविंदो घोष अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड चले जाते हैं और 1890 में जो है वो इंडियन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। वो अलग बात है कि ट्रेनिंग के दौरान जो उनका इंटरेस्ट है, 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान उनका जो इंटरेस्ट था इस जॉब को लेकर के, वो ख़त्म हो जाता है और वो इस जॉब को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। और हॉर्स राइडिंग की एक कॉम्पिटिशन होती है, घुड़सवारी की, जिसमें वो जानबूझकर लेट पहुंचते हैं और इस वजह से जो है वो इस एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि अरविंद घोष को कि वो इंग्लैंड में रहने के दौरान लोटस एंड डैगर नाम की संस्था से उनका संबंध हो जाता है। ये अपने आप में एक सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी थी, जो क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ करके फेंकना चाहती थी, देश को आज़ाद कराना चाहती थी। तो 1890 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को क्वालिफाई किया। 1892 में उन्होंने लोटस एंड डैगर नाम की संस्था थी जो इंग्लैंड के अंदर, उसको ज्वाइन किया। एक बात यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोटस एंड डैगर, ये जो कमल और कटार नाम की जो सीक्रेट सोसाइटी थी, इसको उन्होंने इस्टेब्लिश नहीं किया था, बल्कि उसके वो सदस्य बने थे। और 1893 में वो बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के संपर्क में आते हैं और उनके संपर्क में आने के बाद फिर वो इंडिया आ जाते हैं और बड़ौदा में वो अलग अलग पोस्ट पे वो काम करते हैं। और फाइनली 1904 में उनको बड़ौदा कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाता है और 1905 में जो है वो बड़ौदा कॉलेज के ऑफिशियल प्रिंसिपल बनते हैं। पहले वो वाइस प्रिंसिपल बनते हैं और फिर जो है 1905 में जो है वो प्रिंसिपल बनते हैं। और बात करें फर्दर, जो है 1908 में उनको अलीपुर बॉम्ब केस में अरेस्ट किया जाता है और उनको कलकत्ता की जेल में रखा जाता है। और इसी जेल में रहने के दौरान उनको ईश्वर के दर्शन होते हैं और वो राजनीति से संन्यास लेकर के वो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में चले जाते हैं। और आप देखते हैं कि 1910 में जब वो छूटते हैं तो पौंडीचेरी वो चले जाते हैं, जो कि उस समय एक फ्रेंच कॉलोनी थी। और वहीं पे आप देखें 1926 में वो ऑरोविले नाम का एक आश्रम स्थापित करते हैं और वहीं पे अपनी मृत्यु तक जो है वहीं पे रहते हैं। अच्छा, अलीपुर बॉम्ब केस की बात करें, वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 1908 में खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी, ये 2 रिवॉल्यूशनरी थे, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि किंग्सफोर्ड नाम के एक जज को वो जो है बम से मार देंगे। उसके पीछे वजह ये थी कि ये जो अंग्रेज जज था किंग्सफोर्ड, वो ख़ास तौर पे जो रिवॉल्यूशनरी किस्म के जो लोग थे, क्रांतिकारी प्रकार के, उनको जो है वो कड़ी सजाएँ देता था। और फाइनली प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने
उनके ऊपर अटैक किया, बम मारा, वो अलग बात है कि निशाना उनका चूक गया और वो जो बम था एक दूसरी गाड़ी पे जा कर के लगा और उसमें 2 महिलाएं थीं। प्रिंगले केनेडी की बीवी और बेटी थी। तो इससे क्या हुआ कि इससे जो है फिर इस केस को ग्राउंड बना करके खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी को तो अरेस्ट किया है गया और चूंकि अनुशीलन समिति से भी इनका संबंध था अरविंदो घोष का और वंदे मातरम में वो रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी विचारों को प्रकाशित करते थे, इस वजह से जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि इनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए और इन्हें छोड़ दिया गया और फिर जो है ये 1910 में फिर छूटते हैं और फिर वहाँ से पौंडीचेरी चले जाते हैं। तो ये उनके जीवन की घटनाएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। मतलब एक पैराग्राफ को पढ़ करके आप सारी चीज़ों को जो है सम अप कर सकते हैं और अब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने बनारस का जो अधिवेशन था, एक मिनट, बनारस के अधिवेशन की बात करें जो कांग्रेस का सेशन बनारस में हुआ था 1905 में हुआ था ये, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, इनको अध्यक्ष बनाया गया था। और इस आंदोलन मतलब इस अधिवेशन में जो बनारस का अधिवेशन था इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अरविंदो घोष और इसी अधिवेशन में ये स्वदेशी और बॉयकॉट ये 2 तरह की नीतियों को अपनाने का निर्णय लिया जाता है कि आगे से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है राष्ट्रीय आंदोलन में इस तरह की नीतियों का स्वदेशी को अपनाने का और जो बाहरी वस्तुएं हैं, जो विदेश से निर्मित जो वस्तुएं हैं उसका वो बाइकआउट करेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1904 में जो है वो बड़ौदा कॉलेज के प्रिंसिपल बने। तो ये सारे इवेंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर दी हैं, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरी जो उनकी लाइफ है उसका एक समरी है कि उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई। और वैसे भी आप नेट के एग्जामिनेशन में देखेंगे कि क्वेश्चन कुछ इसी तरह से आते हैं, कभी पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी उनकी किताबों से और कभी उनकी फिलॉसफी से, उनके चिंतन से और उनके दर्शन से। अगले क्वेश्चन की बात करें जिसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट लाइफ डिवाइन, निम्नलिखित में से किसने लाइफ डिवाइन को लिखा। तो लाइफ डिवाइन को आप जानते हैं अरविंदो घोष ने लिखा था। एक बात यहाँ समझने की ज़रूरत है कि अरविंदो घोष अपनी इस बुक लाइफ डिवाइन में वो पाश्चात्य भौतिकतावादी जो वेस्टर्न थॉट्स हैं और जो ईस्टर्न आध्यात्मिकतावादी जो स्पिरिचुअल थॉट्स हैं उनको कंबाइन करना चाहते हैं। और इस बुक में बेसिकली वो मानव विकास के बारे में बात करते हैं, आध्यात्मिक विकास के बारे में, वो एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं जहाँ पे व्यक्ति का इस तरह से आध्यात्मिक विकास होगा कि वो मानव से महामानव में, मतलब मेंटल बीइंग से सुपर मेंटल बीइंग में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके ज़रिए से फिर क्या होगा कि इस धरती पर, इस पृथ्वी पर दैवी ये जो जीवन है वो संभव हो सकेगा। अगर बात करें लाइफ डिवाइन की तो आर्या नाम की एक मंथली मैगजीन, अरविंद घोष ने एक मंथली मैगजीन निकाली थी और उसी मैगजीन के अंदर 1914 से लेकर के 1919 के बीच में इन्होंने इस बुक के कुछ अंशों को पब्लिश किया था और व्यवस्थित रूप से किताब के तौर पे, मतलब एक बुक के फॉर्म में लाइफ डिवाइन को 1939 में पब्लिश किया गया था। मतलब शुरुआत में उन्होंने 1914 से 1920 के बीच में किताब के कुछ अंशों को प्रकाशित किया और जब वो पांडिचेरी चले गए अपने आश्रम में ऑरोविले में तो उन्होंने इस बुक को रिडिफाइन, मतलब कह सकते हैं रीडिज़ाइन किया, उसको रिवाइज किया और फिर जो है उसको एक बुक के फॉर्म में जो है 1939 में इसको पब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसे दिसंबर 2005 में पूछा गया है। यहाँ आपको 2 लिस्ट प्रोवाइड की गई है, एक तरफ कुछ ऑथर्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है किताबों के नाम दिए गए हैं, आपको इसको मैच करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गांधी की बात करें तो गांधी की ये जो बुक है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, जिसको गांधी ने 1947 में लिखा था,
ये बुक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दिसंबर 2023 में जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था तो उसमें इस बुक के बारे में पूछा गया था। तो 2005 में ये क्वेश्चन जिसे 2005 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 में यहाँ से रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अगर आप पूरा कंप्लीट पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अरविंदो घोष की बात करें तो उनकी जो बुक है जिसका नाम है ह्यूमन साइकिल। ह्यूमन साइकिल के बारे में कुछ चीज़ें और आपको इन्फॉर्म करनी है। जैसे कि बात करें अगर ह्यूमन साइकिल के बारे में, तो ह्यूमन साइकिल को भी, ये जो बुक है ह्यूमन साइकिल, उसके भी कुछ अंशों को, उसके भी कुछ पार्ट्स को आर्या नाम की जो उनकी मंथली मैगजीन थी उसमें 1916 से 1918 के बीच में एक अलग टाइटल जिसका क्या नाम था, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल डेवलपमेंट के टाइटल के अंदर इन्होंने इस बुक को, तब इसके कुछ अंशों को पब्लिश किया था और फाइनली इस बुक को इन्होंने रिवाइज किया 1930 के दशक में। इन्होंने इसको रिवाइज किया और एक बुक के फॉर्म में, एक किताब के तौर पे इनको, इस बुक को 1949 में, इसको ह्यूमन साइकिल को 1949 में पब्लिश किया गया। ठीक है। और अगर बात करें हम प्लेटो की, तो प्लेटो की आप जानते हैं बुक्स, बहुत ही फेमस बुक है द स्टेट्समैन। हेगल ने फिलॉसफी ऑफ राइट लिखी है। ओके। और यहाँ पे ये जो बुक दिख रही है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको नेहरू ने लिखा है। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये तो वैसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे एग्जाम का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो बढ़ता जाएगा। और इस बुक की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। काफ़ी मैंने मेहनत की है इस सेशन को प्रिपेयर करने में। क्यों? क्योंकि आप देखें दो अलग तरीके से काम कर रहे हैं अपनी किताबों पर अरविंदो घोष। पहले उसके कुछ अंशों को या उस किताब को जो है वो पब्लिश कर रहे हैं आर्या नाम की मंथली मैगजीन में, और बाद में फिर जो है पौंडीचेरी में पहुंचने के बाद अपने आश्रम में वो एक नए सिरे से उस बुक को जो है रिवाइज कर रहे हैं और उसको अपडेट कर रहे हैं और उसको एक और फर्दर उसको एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया जा रहा है। जो अगला क्वेश्चन है जिसे जून 2006 में पूछा गया है, हालांकि देखिए ये जो क्वेश्चन है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है अरविंदो घोष से। जैसे कि आप देखें कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल डिटर्मिनिज्म इन हिस्ट्री, मतलब इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का जो विचार है ये इसको किसने दिया है? अरविंदो ने। अरविंदो घोष ने जो है इस विचार को दिया है। ये विचार अम्बेडकर का नहीं है, ये किसका है? अरविंदो घोष का है। और अरविंदो घोष का ये मानना है कि जैसे कि आपने अगर कार्ल मार्क्स को पढ़ा होगा तो कार्ल मार्क्स के चिंतन में आप ये देखते हैं कि वहाँ पे जो है जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स हैं, वो अध्यात्म जो इतिहास का निर्धारण करते हैं। लेकिन अरविंदो घोष की पॉलिटिकल फिलॉसफी में आप देखते हैं कि इतिहास का जो निर्धारण है वो आध्यात्मिकता उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसमें जो डिवाइन पावर है, जो दैवी शक्ति है, या जो ईश्वरीय लीला है, लीला मतलब क्या? डिवाइन प्ले, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अरविंदो घोष का ये मानना है कि मानव इतिहास के किसी भी कालखंड में, किसी भी इरा में, किसी भी पीरियड में आप देखते हैं जो भी घटनाएं हुई हैं वो ईश्वर की इच्छा से हुई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन हुआ, तो इससे क्या है कि इससे जो देश के अंदर लोगों के अंदर क्या कि देशभक्ति की जो भावना थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो अरविंदो घोष का ये कहना है कि हर एक घटना के पीछे क्या है कि डिवाइन फैक्टर जो है वो काम करता है और ईश्वरीय इच्छा से ही ये सारी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे जून 2007 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? तो यहाँ पे आप देखें इंडिया के केस में अगर आप देखेंगे तो अरविंदो घोष जो है वो पहले थिंकर हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर पैसिव रेजिस्टेंस के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 1905 में किया था, जब स्वदेशी बंगाल विभाजन के बाद में जब स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था उस टाइम में किया था। और एक बात ये भी आप देखें, ये जो पैसिव रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है
ये अरविंदो घोष का बल्कि एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं है, इन्होंने इंडिया के केस में इसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये जो उनका डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है पैसिव रेजिस्टेंस का, ये आयरलैंड के एक राष्ट्रवादी नेता चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नेल से इंस्पायर्ड है। उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया था, सिनफिन मूवमेंट। उनका जो संबंध है बेसिकली एक सिनफिन मूवमेंट से है, और आयरलैंड के अंदर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। जैसे इंडिया के केस में आप देखें, इंडिया में भी एनी बेसेंट और तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन को चलाया था। तो सिमिलरली जो है आयरलैंड के अंदर इस तरह का आंदोलन चलाया गया था, और इस आंदोलन में चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नेल ने पैसिव रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली इस्तेमाल किया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और अरविंदो घोष की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि दो तरीके हैं अभी तक फिलहाल इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर। एक तरफ जो लिबरल्स हैं, जो मॉडरेट हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अंग्रेजों के सामने वो विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अब एक पिटीशन दे रहे हैं, कभी नॉर्मली 2-4 लोग इकट्ठा करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी करो। और दूसरी तरफ क्या कि जो रिवॉल्यूशनरी हैं वो बम गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अरविंदो घोष ने कहा कि ये जो दोनों तरीके हैं कि एक तरफ आप जाकर के जो उदारवादी जो हैं, जो नरमपंथी हैं, वो क्या कर रहे हैं कि प्रतिवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है क्रांतिकारी जो लोग हैं वो बम गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अरविंदो घोष का ये कहना है कि ये जो दोनों तरीके हैं ये इंडियन देश को आज़ादी दिलाने में और अंग्रेजों के खिलाफ एक सक्सेसफुल मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए इफेक्टिव नहीं है। इसलिए हमें जो है आयरलैंड की तरह, स्टीवर्ट पार्नेल की तरह हमें इंडिया में भी जो है पैसिव रेजिस्टेंस को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कुछ और भी चीज़ें ऐड की, उन्होंने कुछ और भी चीज़ें ऐड की। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि निष्क्रिय प्रतिरोध के साथ साथ, पैसिव रेजिस्टेंस के साथ साथ जो है आत्म विकास करने की ज़रूरत है। एक तरफ पैसिव रेजिस्टेंस है और दूसरी तरफ क्या कि सेल्फ डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, आत्म विकास की। मतलब देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। ये जो सेल्फ डेवलपमेंट है ये अपने आप में कंस्ट्रक्टिव काम है, और जो पैसिव रेजिस्टेंस है एक तरह से एक निगेटिव काम है। जैसे कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक निगेटिव एस्पेक्ट है। जैसे कि जब आत्म विकास की आप बात करेंगे तो आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था को स्थापित करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप जब पैसिव रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे एज ए टूल, एक यंत्र के तौर पे, तो एक तरफ क्या कि आपको विदेशी जो वस्तुएं हैं उसका विरोध करना है, जो विदेशी स्कूल हैं उसको जो इसका बहिष्कार करना है, जो विदेशी न्यायालय हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए न्यायालय हैं, कोर्ट्स हैं, उसका बहिष्कार करना है। लेकिन साथ ही साथ हमें आत्म विकास के लिए कुछ पॉजिटिव काम भी करना है। जैसे कि अगर आप स्वदेशी को आपको अपनाना है, अगर आप अंग्रेजों की बनाई हुई वस्तुओं को, विदेशी वस्तुओं को आप उसका बाइकआउट कर रहे हैं, तो आपको अपने लेवल पे स्वदेशी को जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। अपने खुद के स्कूल और कॉलेज जो है खोलने पड़ेंगे, आपको अपने खुद के आर्बिट्रेशन न्यायालय खोलने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपका आपका आत्म विकास होगा। और साथ ही साथ क्या कि जब आप बहिष्कार करेंगे तो ना तो आप सरकार के साथ किसी तरह का कोऑपरेशन करेंगे और ना ही सरकार को टैक्स देंगे। तो बेसिकली ये जो पैसिव रेजिस्टेंस है अपने आप में क्या है कि एक ऑर्गेनाइज्ड, एक संगठित डिसओबीडियंस है। मतलब सामूहिक रूप से सरकार की जो नीतियां हैं, जो कानून सरकार ने बनाए हैं, उसका उल्लंघन करना है, उसको वायलेट करना है। कैसे? पीसफुल्ली। और इससे क्या होगा कि जब लोग कानूनों का सामूहिक रूप से विरोध कर देंगे, उसको डिसओबे करना शुरू कर देंगे, तो जो ब्रिटिश सत्ता है वो एक तरह से ठप हो जाएगी, कानून ठप हो जाएंगे और सरकार मजबूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे जून 2007 में पूछा गया है। अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है। एक तरफ कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उसको आपको मैच करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें, टू स्वार्ड्स मतलब जो दो तलवारों का जो सिद्धांत है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? सेंट एगस्टाइन ने। माओ की बात करें, माओ जेदांग ने क्या ये जो लेट 100 फ्लावर ब्लूम, मतलब 100 फूलों को खिलने दो, ये जो कॉन्सेप्ट था, आप देखें चाइना की पॉलिटिक्स में या चाइना के इतिहास में आप देखते हैं तो माओ ने शुरुआती दौर में लोगों को अलाउ किया कि
वो उस साम्यवादी पार्टी की जो नीतियाँ हैं उसकी आलोचना करें, उस पर अपनी विचार रखें। तो इससे फिर क्या कि माओ को सामूहिक रूप से कलेक्टिव फॉर्म में जो है बहुत आलोचना का मतलब झेलनी पड़ी, क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ा। और एम एन रॉय की बात करें तो एम एन रॉय का जो संबंध है वो कॉलोनियल थीसिस से है। वो इस बात कॉलोनियल थीसिस का जो संबंध है वो इस बात से है कि जहाँ पर इस बात को तय करना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर देश की आज़ादी के लिए जो मूवमेंट चलाया जा रहा है, किसके ज़रिए से, राष्ट्रीय जो बुर्जुआ है, जो कांग्रेस पार्टी है, जो देश के अंदर जो जो धनी संपत्तिवान जो लोग हैं, जो यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट क्लास जो मूवमेंट चला रहा है, राष्ट्रवादी आंदोलन चला रहा है, कांग्रेस चला रही है, यहाँ के जो सामंत चला रहे हैं, उसका उसमें उनका साथ देना है या नहीं देना है। तो शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि एम एन रॉय इस बात का विरोध करते हैं कि साम्यवादी पार्टियों को, या जो व्यक्ति साम्यवादी विचारधारा में, जो लोग साम्यवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनको इस राष्ट्रीय आंदोलन का साथ नहीं देना चाहिए। हालांकि अपने जीवन के अंतिम दौर में फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, इस आंदोलन में कांग्रेस का साथ दिया जाना चाहिए। और फिर अगर बात करें इन्वॉल्यूशन के बारे में, तो ये जो इन्वॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? उसको इंट्रोड्यूस किया है अरविंदो घोष ने। और अगर इन्वॉल्यूशन की बात करें, इन्वॉल्यूशन मतलब होता है विकास। अरविंदो घोष ने एक बुक लिखी है ह्यूमन साइकिल नाम की, और उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से मानव विकास के संदर्भ में अगर बात करें तो जो संस्कृतियां हैं, जो कल्चर हैं, और जो सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन मतलब संस्कृति और सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो आपस में इंटरेक्ट होती हैं और उसके ज़रिए से फिर क्या है कि मानव समाज का जो है विकास होता है। हालाँकि ये जो आइडिया है मानव विकास का, जहाँ पे संस्कृति और सभ्यताएं आपस में इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे से इंगेज करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, ये जो आइडिया है ये जर्मन फिलोसफर कार्ल लैम्प्रेक्ट की जो थ्योरी है स्टेजेस ऑफ द सोशल साइकिल, उससे इंस्पायर्ड है। बेसिकली कार्ल लैम्प्रेक्ट ने जर्मन इतिहास की जो व्याख्या की थी वो साइकोलॉजी को लेकर के कि कैसे जर्मनी का जो है सामाजिक विकास हुआ। अरविंदो ने क्या किया कि अरविंदो ने उस मनोविज्ञान के अंदर आध्यात्मिकता को मिला दिया और उन्होंने फिर अपनी ह्यूमन साइकिल थ्योरी को प्रपोज किया। और इसमें वो बताते हैं कि किस तरह जो है मानव समाज का विकास जो है अपने पीक पर पहुंचेगा, तो उससे क्या होगा कि इस धरती के ऊपर में जो है डिवाइन जो लाइफ है वो पॉसिबल हो सकती है। और बेसिकली ये जो थियरी है इसको थियरी ऑफ इंटीग्रल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बात करते हैं कि जो मानव विकास के जितने भी चरण हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं, आपस में एक दूसरे से एकीकृत हैं, इंटर रिलेटेड हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें इंडिया में जो इस तरह से सामाजिक व्यवस्था का जो विकास हुआ या भारतीय समाज का विकास हुआ, पहले वैदिक व्यवस्था थी। आप देखें इंडिया के अंदर वैदिक सिस्टम था, जो वैदिक सभ्यता थी। फिर बाद में हमने देखा कि वहाँ पे वर्ण व्यवस्था आई, वर्ण सिस्टम आया। फिर आप देखें कास्ट सिस्टम आया। फिर आप देखें इंडिया में ग्रेजुअली जो है इस सोसाइटी का जो है इवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो थियरी ऑफ ह्यूमन साइकिल है इसी को थियरी ऑफ इंटीग्रल इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और ये इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको अरविंदो घोष ने इंट्रोड्यूस किया है और ये किससे इंस्पायर्ड है? कार्ल लैम्प्रेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे दिसंबर 2007 में पूछा गया है। अगेन देखिए ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हो रहे हैं, हालांकि इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से एग्जामिनर ने पूछा है। जैसे कि आप देखें दिसंबर 2007 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या लिखा है? फॉर अरविंदो हिस्ट्री इज स्पिरिचुअली डिटरमाइंड। जो इतिहास है अरविंदो के अनुसार इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इसमें क्या है कि इसमें एक डिवाइन एलिमेंट शामिल है, डिवाइन पावर, जो ईश्वर की जो लीला है वो शामिल है। उनका ये मानना है कि मानव इतिहास के विकास के क्रम में किसी भी कालखंड में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं वो ईश्वरीय इच्छा का परिणाम है।
और इसके अंदर क्या होता है कि इसमें संस्कृतियाँ और सभ्यताएँ, जैसे मानव विकास के क्रम की अगर बात करें, एक तो स्पिरिचुअलिटी एक फैक्टर है, ठीक है? एक स्पिरिचुअलिटी एक फैक्टर जहाँ पे ईश्वरीय इच्छा से सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरा क्या है कि विकास का जो क्रम है वो सिस्टमैटिक है, इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे क्या है कि संस्कृतियाँ जो हैं और सभ्यताएँ हैं आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं और इसके ज़रिए से विकास हो रहा है मानव समाज का। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें इंडिया के केस में आप देखिए, पहले यहाँ पे आर्य आए, फिर उसके बाद देखते हैं ये जो पूरा वैदिक सिस्टम था, वर्ण व्यवस्था थी, फिर अलग अलग जो है आप देखिए अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं यहाँ पर में आए, इस्लाम धर्म यहाँ पे आया, और उसके बाद आप देखें ग्रेजुअली इस पूरी सोसाइटी का जो है इवोल्यूशन हुआ, बौद्धिज्म यहीं पर डेवलप हुआ, यहाँ पे जैनिज्म डेवलप हुआ, फिर अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति यहाँ पर आई, इस्लाम धर्म आया। तो इससे क्या कि ओवरऑल हम देखते हैं कि जो भारतीय जो समाज का विकास हुआ वो कैसे हुआ, सभ्यताओं और संस्कृतियों के इंटरेक्शन से हुआ। और इवन आप देखें इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर भी आप देखें कि एक तरफ क्या है कि आप अरविंदो की पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखें, या सावरकर की पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखें, या बाल गंगाधर तिलक की फिलॉसफी में देखें, या गांधी की फिलॉसफी में देखें, तो यहाँ पे क्या है कि जो भारतीय सभ्यता है वो क्या कर रही है, वो पाश्चात्य सभ्यता से, ब्रिटिश जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उससे इंटरेक्ट कर रही है। तो इस तरह अरविंदो का ये मानना है कि इतिहास का जो विकास होता है वो कैसे होता है, सभ्यता और संस्कृतियों के इंटरेक्शन से। यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसे जून 2008 में पूछा गया है। अगेन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको दो लिस्ट प्रोवाइड की गई है, एक तरफ किताबों के नाम दिए गए हैं आपको, और दूसरी तरफ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीन ही चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या तो पर्सनल लाइफ में जो इवेंट्स है उससे, या किताबों से, या फिर जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उससे। जैसे कि यहाँ पे आप देखें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जो बुक है इसको किसने लिखा है, बी आर अम्बेडकर ने। और वैसे भी आप देखें जितने भी थिंकर्स हैं, चाहे बी आर अम्बेडकर की बात करें या गांधी की बात करें, तो इस पर मैंने स्पेसिफिक वीडियोस बनाई हैं जहाँ पे इन सारे क्वेश्चन को मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के अंदर मैंने जो वीडियोस बनाई है, जैसे कि मैंने गांधी पर, अम्बेडकर पर, नेहरू पर, कौटिल्य पे जो वीडियोस बनाई हैं, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को आप देख लें। इससे क्या होगा कि आप 1 घंटे के अंदर उस पॉलिटिकल फिलोसफर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए नीट एग्जाम में, उसको आप बहुत कम समय में कवर कर लेंगे। और उसकी मैंने व्याख्या भी की है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है उसका, उसको भी मैंने डिस्कस किया है इन डिटेल। तो उससे क्या कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। और बात करें अगर ह्यूमन साइकिल की, तो ये ह्यूमन साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, किसका, अरविंदो का कॉन्सेप्ट है। और ये जो बुक है ह्यूमन साइकिल, इसको अरविंदो ने 1949 में लिखा था। वो अलग बात है कि ये जो ह्यूमन साइकिल के अंदर जो विचार व्यक्त किए गए हैं उसको शुरुआती दौर में आर्या नाम की जो अरविंदो घोष की जो मंथली मैगजीन थी उसमें उन्होंने डिस्कस किया था। द साइकोलॉजी ऑफ सोशल डेवलपमेंट के टाइटल से के अंदर आर्या मैगजीन में जो मंथली मैगजीन थी उसमें 1916 से 1918 के बीच में अरविंदो ने इस बुक को पब्लिश किया था। और फाइनली एक बुक के तौर पर, एक बुक के फॉर्म में 1949 को इसको पब्लिश किया जाता है। हिंद स्वराज तो आप जानते हैं, महात्मा गांधी ने इसको 1909 में लिखा था। और ये बेसिकली डी को हम किससे मैच करेंगे, फर्स्ट से। तो इस तरह से आप देखते हैं अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आप जानते ही हैं। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन, और यहाँ पे देखिए कनिंग रीजन का जो कॉन्सेप्ट है, जो हीगल की जो बुक है फिलोसफी ऑफ राइट, उसमें इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है। तो हालांकि कनिंग रीजन जो संबंध है किससे है, हीगल से है, और उन्होंने अपनी फिलोसफी ऑफ राइट नाम की जो बुक है उसमें इसको डिस्कस किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसे जून 2009 में पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है इस बार कॉन्सेप्ट से है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे बात की जा रही है फॉर अरविंदो ट्रू नेशनलिज्म इज सनातन धर्म। अरविंद के लिए सच्ची राष्ट्रीयता सनातन धर्म है, ठीक है। अरविंदो के लिए सच्ची जो राष्ट्रीयता है वो क्या है, सनातन धर्म है। और जो दूसरा स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, बाय सनातन धर्म अरविंदो मीन्स
ट्रेडिशनल रिलीजियस राइट्स। देखिए, जब अरविंदो घोष बात करते हैं, देखिए पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि जो अरविंदो घोष का जो राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है, जो ठीक है नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं। कैसे? स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, सांस वो जो है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में, कल्चरल नेशनलिज्म के बारे में, जहाँ पे सभ्यताएं और संस्कृतियां आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जहाँ ईश्वरीय लीला से सारी घटनाएं हो रही हैं। और इस राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट को वो सनातन धर्म से रिलेट करते हैं। किससे? सनातन धर्म से। और सनातन धर्म का मतलब क्या? पहले देखिए, सनातन का मतलब क्या होता है? जो है, जो इटर्नल है, जो शाश्वत है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो बेसिकली क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो शाश्वत है? तो बेसिकली क्या कि ईश्वर, जो गॉड है, जो खुदा है, वो शाश्वत है। तो अरविंदो घोष बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं। और स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के उनके क्या मायने हैं? धार्मिक संस्कारों से उनके मायने नहीं है। जो धार्मिक संस्कार है, धार्मिक अनुष्ठान से उनका मतलब नहीं है। उनके लिए जो राष्ट्रवाद का मतलब है, वो किससे है? सैक्रिफाइस से है, बलिदान से है, त्याग से है, तपस्या से है, सैक्रिफाइस से है। और वो राष्ट्र सेवा को ही जो है धर्म सेवा समझते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सच्ची राष्ट्रीयता सनातन धर्म है। यहाँ पर सनातन धर्म का तात्पर्य हिंदू धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पद्धति से नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए बलिदान से है, त्याग से है, सैक्रिफाइस से है। और अरविंदो का क्या कहना है कि राष्ट्र सेवा ही धर्म सेवा है। मतलब आप देश की आज़ादी के लिए, देश की समृद्धि के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो सही मायने में क्या कि वही राष्ट्रवाद है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे आप देखिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको दिए गए, इसको आपको मैच करना है। हालांकि ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अरविंदो घोष ने न्यू ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। न्यू ह्यूमनिज्म, जो नव मानववाद का जो कॉन्सेप्ट है न्यू ह्यूमनिज्म का, ये वो एम एन रॉय का है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसे जून 2012 में पूछा गया है। अगेन आप देखिए, इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मैंने भी आपको बताया जो विकास का एकीकृत मॉडल है, वो उसका संबंध किससे है? अरविंदो घोष से है। यहाँ पर सभ्यता और संस्कृतियाँ आपस में, कल्चर और सिविलाइजेशन आपस में इंटरेक्ट करती हैं। और इससे फिर क्या कि इतिहास का जो है, मानव समाज का जो है विकास होता है। स्वैच्छिक निर्भरता का जो कॉन्सेप्ट है वो गांधी ने दिया है। ठीक है। और 20th सेंचुरी जैकोबिनिज्म जो है, इस टाइटल से एक बुक लिखी थी एम एन रॉय ने। और बेसिकली जो उन्होंने रेडिकल लीग, जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को इस्टेब्लिश किया था, वो उसी के संदर्भ में है ये, 20वीं शताब्दी में जैकोबिनिज्म। और अगर बात करें आई वॉज नॉट बॉर्न ए हिंदू बट विल नॉट डाई एज वन, आप देखें अपने जीवन के अंतिम दौर में, जब जब अम्बेडकर को ये विश्वास होगा कि हिंदू धर्म के अंदर रहते हुए जो दलित समुदाय के लोग हैं उनका उत्थान नहीं हो सकता, तो उन्होंने फिर कहा पूना पैक्ट के बाद में कि जो है, मेरा जो जन्म है वो हिंदू के तौर पे तो हुआ है, लेकिन मैं हिंदू के तौर पे मरूंगा नहीं। और फाइनली हम देखते हैं कि 14 अक्टूबर को 1956 में जो है वो बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को वो अडॉप्ट कर लेते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो विकास का एकीकृत सिद्धांत है, इसको अरविंदो घोष ने अपनी बुक द ह्यूमन साइकिल, जो 1949 में पब्लिश हुई थी, उसमें डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसे जून 2012 में पूछा गया है। अगेन आप देखें, पूछा जा रहा है अरविंदो इज मेनली फेमस बिकॉज ऑफ हिज। अरविंदो मुख्यतः किसके लिए विख्यात हैं? तो अरविंदो घोष की अगर हम बात करें, वैसे तो आप देखिए अपने जीवन के शुरुआती दौर में वो क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति रहे हैं, लेकिन उनका जो योगदान है भारतीय समाज में या भारतीय राजनीतिक चिंतन में, वो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में है। वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं, वो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं। वो लोगों को जो है आध्यात्मिक रूप से जागृत करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली उनको कॉन्शियस बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने ये जो बुक लिखी है लाइफ डिवाइन, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, उसके लिए वो फेमस है। तो वो कहते हैं कि मानव सभ्यता का विकास इस तरह से होगा कि मानव के अंदर महामानव दैवी गुण आ जाएंगे, वो गॉड लाइक पर्सनैलिटी उसकी हो जाएगी, और उससे फिर क्या होगा, इस जीवन पर डिवाइन लाइफ पॉसिबल हो सकेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे जून 2023 में पूछा गया है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है, आप देखिए उनकी पर्सनल लाइफ में जो घटनाएं हुई हैं उससे संबंधित है, ना कि उनकी किताब से या उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी। जैसे कि आप देखें, ये जो लोटस एंड डैगर्स नाम का जो सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी थी इंग्लैंड के अंदर, तो इसके सदस्य बनते हैं अरविंदो घोष। अरविंदो घोष कभी भी इस संस्था को स्थापित नहीं करते हैं, बल्कि क्या कि इसके सदस्य बनते हैं। और ये जो सीक्रेट सोसाइटी है, इस बात के लिए कमिटेड है, इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ करके फेंक देना है और देश को आज़ाद कराना है। तो सिंपली ये जो लोटस एंड डैगर, कमल और कटार नाम का की जो संस्था थी, इसका संबंध किससे है? अरविंदो घोष से। 1892 में वो उसके सदस्य बनते हैं। और सावरकर को तो आप जानते ही हैं, ये कुछ इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सावरकर पे हमारी स्पेसिफिक वीडियोस भी, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। एम एन रॉय की बात करें तो एम एन रॉय की अगली वीडियो में मैं इस केस को इन डिटेल में डिस्कस करूंगा। एज ऑफ नाउ आप ये जानिए कि कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में जो है उनको अभी बनाया गया था। और आप तो जानते ही हैं कि ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये जो बुक है, इसको इसने लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। जैसा कि आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि जयप्रकाश नारायण के ऊपर भी मेरी एक सेपरेट वीडियो है, मैंने उसमें सारी चीज़ों को कवर किया है, तो आप इसको देखिए। और 1 घंटे की वीडियो, इसमें आप सारे क्वेश्चन वहाँ भी अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आंसर की बात करें तो यहाँ ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंपली जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ए को मैच किया, सावरकर को मैच किया 4th से, ठीक है ना, और डी को मैच किया हमने 2nd से। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, इसे जून 2013 में पूछा गया है। लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय अरविंदो। अगेन आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है एक किताब से रिलेटेड है, जो अरविंदो ने किताबें लिखी हैं। यहाँ पे कुछ किताबों के नाम दिए गए, जैसे कि एस्से ऑन गीता को जो है 1922 में लिखा है अरविंदो घोष ने। मैंने जैसा कि भी आपको बताया कि आइडियल ऑफ ये देखिए जो बुक है आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, इसको अरविंदो घोष ने कब लिखा है? 1949 में। और लाइफ डिवाइन को एक बुक के तौर पे 1939 में। और ये जो बुक है योगा कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, इसको अरविंदो घोष ने नहीं लिखा। अरविंदो घोष ने जिस बुक को लिखा है जो योगा से डील करती है, जिसका संबंध योगा से, उसका नाम है सिंथेसिस ऑफ योगा। इसको 1948 में पब्लिश किया गया था। और अगर आप बात करें सिंथेसिस ऑफ योगा की, तो सिंथेसिस ऑफ योगा है, ये भी उनकी मंथली मैगजीन जो थी आर्या में पब्लिश को था। कब? 1914 से लेकर के 1921 के बीच में। लेकिन एक किताब के तौर पे एज अ बुक, उसको एक बुक के फॉर्म में इसको 1948 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ योगा जो बुक है ये कब पब्लिश हुई थी? 1948 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिसे पूछा गया है दिसंबर 2013 में। Whom did Lord Minto describe as the most dangerous man? लॉर्ड मिंटो किसको सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन किया है? किसका? तो अरविंदो घोष को। आप इतना जान लीजिए फिलहाल। यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे दिसंबर 2013 में पूछा गया है। द पॉलिटिक्स ऑफ सोसाइटी मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एज ट्रीट अदर्स एज सेल्फ एंड हेल्प अदर्स पर्सन इन नीड। समाज की राजनीति के दो सिद्धांत, समाज की राजनीति को दो सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। दूसरों को स्वयं मानकर, मतलब अपने जैसा समझना, दूसरे को स्वयं मानकर उनके साथ व्यवहार करो, अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करो। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये किसका स्टेटमेंट है? अरविंदो घोष का। थॉमस पैंथम की जो बुक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ऊपर में, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप, मैंने लिंक यहाँ पे दे दिया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, या आपके पास में अगर वो बुक होगी। अगेन यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है ये बुक से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ सावित्री। तो सावित्री के लेखक कौन है? जैसा कि आप जानते हैं, सावित्री के जो लेखक हैं वो अरविंदो घोष हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और भी आप देखें, 1916 में आर्या जो मैगजीन थी उनकी मंथली, उसमें उन्होंने सावित्री के कुछ अंशों को प्रकाशित किया था। और 1930 में उन्होंने उसको रिवाइज किया।
उस बुक को। और एक बुक के तौर पे जो ये जो सावित्री जो बुक है, उसके टाइटल में मॉडिफिकेशन किया गया। एक छोटी जो कविता थी, इसको महाकाव्य, इसको इपिक में कन्वर्ट कर दिया किसने? अरविंदो घोष ने। और उसके टाइटल में भी मॉडिफिकेशन किया गया और उसका टाइटल बदलकर क्या हो गया? सावित्री ए लेजेंड एंड सिंबल। तो 1950 में ये जो बुक है सावित्री, इसको एक इपिक में, एक महाकाव्य में कन्वर्ट कर दिया अरविंदो घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट गॉड हैड अपीयर्ड टू हिम इन प्रिजन, placed the Gita in his hands and made him realize that simple truth of the Sanatan Dharma। निम्नलिखित में से किसने कहा कि जेल में भगवान उसके सामने प्रकट हुए, उसे गीता दी और उसको सनातन धर्म के सरल सत्यों का बोध कराया? तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? अरविंदो घोष का। और आप देखें अरविंदो घोष ने गीता के ऊपर एक बुक लिखी हुई है। पहले आप इसके कॉन्टेक्स्ट को समझिए। 1908 में जब अलीपुर बम केस में अरविंदो को अरेस्ट किया गया और उनको फिर कलकत्ता की अलीपुर जेल में रखा गया, तो उनको जेल में लगभग 2 हफ्ते तक, मतलब लगभग 15 दिनों तक लगातार रात में उनको स्वामी विवेकानंद की आवाज़ सुनाई दी। मतलब ऐसा उनको लग रहा था कि स्वामी विवेकानंद उनके कानों में कुछ कह रहे हों। और उसके अलावा उनको जो है, उन्हें स्वप्न में देखा, सपने में देखा कि भगवान श्री कृष्ण जो है उनके सामने प्रकट हुए हैं सपने में, और उन्होंने जो है उनको भगवत गीता दी। और एक तरह से फिर हम देखते हैं कि उनके जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज आया। और फिर उसी समय उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो जो है वो क्रांतिकारी मार्ग को छोड़ करके वो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के एरिया में वो काम करेंगे। और एक तरह से फिर हम देखते हैं कि जो सक्रिय राजनीति है, सक्रिय राजनीति, एक्टिव पॉलिटिक्स से उससे जो है वो पूरी तरह से रिजाइन कर देते हैं। और फिर 1910 में जो है जेल से छूटने के बाद वो पांडिचेरी में चले जाते हैं और वहाँ अपना एक आश्रम इस्टेब्लिश करते हैं। और 1922 में देखिए ये जो बुक है एस्से ऑन गीता, इसी बुक के अंदर, एस्से ऑन गीता नाम की जो बुक है, इसी बुक के अंदर जो है उन्होंने इन बातों को लिखा है कि ईश्वर मेरे सामने प्रस्तुत हुए, वो सपने में आए, उन्हें गीता दी, सनातन धर्म के जो सार तत्व हैं, जो मूल्य हैं, उनके बारे में बताया। तो एस्से ऑन गीता जो 1922 में पब्लिश हुई थी, उसमें वो ये बातें लिखते हैं, कन्फेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो 2015 में इसको पूछा गया है, हु क्वाइंड द स्लोगन नो कंट्रोल नो कोऑपरेशन? किसने नारा दिया नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं? तो ये जो नारा किसने दिया था? अरविंदो घोष ने दिया था। कब दिया था? 1905 में दिया था, जब स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। जब स्वदेशी आंदोलन को लॉन्च किया तो उस समय उन्होंने ये नारा दिया था। ये देखिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक तरह से एक कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, असर्शन और रीज़न। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत है, और उसके बीच में क्या इंटरकनेक्शन है, क्या अभिकथन को, असर्शन को, जो रीज़न है, जो तर्क है, वो जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, उसकी सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। जैसे कि आप देखें, देयर वॉज ए ग्रेट डील ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन द मैजनी एंड दोज ऑफ अरविंदो। मैजनी और अरविंदो के विचारों में अत्यधिक समानता थी। दोनों का मानना था कि ईश्वर में आस्था नैतिकता का आधार था और राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। देखिए जोसेफ मैजनी जो हैं वो एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी विचारक हैं जर्मनी के, और उनका जो चिंतन है, जो दर्शन है, जिस तरह से उन्होंने एक भूमिका निभाई है जर्मनी के अंदर, उसके राष्ट्रवाद में देखिए बहुत बड़ा रोल है उसके एकीकरण में। और उनका जो चिंतन है, उनका जो दर्शन है, उन्होंने बहुत से लोगों को प्रभावित किया है। इवन आप देखें वुड्रो विल्सन की अगर बात करें, वुड्रो विल्सन के दर्शन को उन्होंने प्रभावित किया है। महात्मा गांधी के, डेविड लॉयड जॉर्ज को उन्होंने इंस्पायर किया, जवाहरलाल नेहरू को, वीर सावरकर को, अरविंदो घोष भी जो है इनके विचारों से प्रभावित थे, मैजनी के विचारों से प्रभावित थे। और एक बात ये भी है कि आप देखिए ये दोनों जो विचारक हैं वो सांस्कृतिक
राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं, कल्चरल नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं। और एक बात यहाँ भी थोड़ा सा और आप देखिए, अरविंदो घोष भी कुछ इसी तरह से ही मानते हैं, मैजनी की तरह। और मैजनी का भी ये मानना है कि जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो नैतिक नियमों के ज़रिए से गाइडेड होनी चाहिए। और साथ ही साथ में क्या कि इनका सेपरेशन नहीं किया जा सकता है। आज जैसे कि आप फर्दर देखेंगे, महात्मा गांधी भी कुछ इस तरह की बात करते हैं कि राजनीति को और नैतिकता को अलग नहीं किया जा सकता है। और अरविंदो भी घोष भी उनसे प्रभावित थे, और उनका ये मानना था कि ईश्वर में जो यकीन है, जो विश्वास है, उनकी नैतिकता का आधार है। मतलब आप देखिए, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो सावरकर हो, चाहे वो तिलक हो, जितने भी विचारक हैं जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के बारे में बात करते हैं, कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो इनके अंदर की जो देशभक्ति की जो भावना है, जो राष्ट्रवाद की जो भावना है, ठीक है ना, ये नेशनलिज्म की जो भावना है, राष्ट्रवाद की जो भावना है, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स जो है धर्म है। इसका धर्म क्या, इसका जो जो सोर्स है वो धर्म है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। तो मतलब क्या कि इनके अंदर जो देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो रही है, वो अपने धार्मिक विचारों की वजह से हो रही है। और इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद को लेकर के, चाहे महात्मा गांधी हो, या अरविंदो घोष हो, या सावरकर हो, या तिलक हो, इनके जो विचार हैं वो सेक्युलर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राजनीति को और नैतिकता को, धर्म को एक साथ मिक्स कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो राष्ट्रभक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनके राष्ट्रवाद में स्पिरिचुअलिटी जो एलिमेंट है, जो धर्म का जो तत्व है, वो शामिल है। अगेन आप देखिए, ये जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में नेट के एग्जामिनेशन में जनवरी 2017 में पूछा गया। ये बहुत ही कंटेस्टेड क्वेश्चन था। बहुत, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने के लिए मुझे, मतलब समझ लीजिए कि मुझे एक दिन लग गए मुझको। क्यों? क्योंकि मैंने ओरिजिनल जो किताबें हैं, लाइक लाइफ डिवाइन और लाइफ डिवाइन, लव एंड डेथ, और एसे ऑन गीता और सावित्री, ये सब किताबों, जो ओरिजिनल किताबें हैं, उसको मुझे स्टडी करनी पड़ी। मुझे एक्सेस है उन किताबों की, तो मैंने उसको डाउनलोड किया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए चीज़ों को। लव एंड डेथ जो बुक है, प्रेम और मृत्यु जिसको आप कह सकते हैं, तो इस बुक को 1899 में अरविंदो घोष ने लिखा था। और ये जो बुक है, एक तरह से उनका जो यौगिक फेज है उनकी लाइफ का, जो योगी मानसिकता वाला जो चरण है उनके जीवन का, उससे पहले का है। उसमें उन्होंने प्रेम के बारे में और मृत्यु के बारे में बात की है। और ये जो कविता है, महाभारत के दो पात्र हैं, रूरू एंड परमध्रुव, इससे इंस्पायर्ड है। और इस बुक के अंदर जो है क्या है कि वो बात करते हैं मानव प्रेम के बारे में, ह्यूमन शक्ति, जो मानव प्रेम की जो प्रकाष्ठा है, जो बलिदान की जो प्रकाष्ठा है, जो हाइट ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तरह से वो मानव प्रेम को जो है वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं इस बुक के अंदर, उसकी बढ़ा चढ़ा कर व्याख्या कर रहे हैं। और ये भी जो बुक है बेसिकली वो कहाँ से इंस्पायर है? महाभारत से। आमतौर पे आप देखें, जितनी भी किताबें लिखी हैं अरविंदो घोष ने, वो महाभारत से इंस्पायर्ड हैं। इवन सावित्री को आप देखेंगे, वो भी इंस्पायर्ड है किससे? महाभारत से। जैसे कि यहाँ पे तो आपने ये समझा कि लाइफ एंड डेथ को 1899 में उन्होंने लिखा था, और अपने आप में क्या है कि एक कविता है जिसका संबंध प्रेम से है। प्लेटो ने भी एक ऐसी बुक लिखी थी, सिम्पोजियम नाम की, आप जानते होंगे, सिम्पोजियम नाम की, वो भी प्रेम से, उसका संबंध जो है प्रेम से है। उसका भी संबंध किससे है? प्रेम से है, लव से है। और वो ग्रीक जो गॉड हैं, इरोस, उनको समर्पित की गई है वो बुक। इस बुक का जो इंस्पिरेशन है, अगर बात करें अरविंदो घोष की, तो महाभारत से ये इंस्पायर्ड है। ये बुक 1899 में लिखा था। द लाइफ डिवाइन के बारे में हम बात करें, तो इस बुक के कुछ अंश को आर्या में जो है प्रकाशित किया था शुरू में अरविंदो घोष ने। कब से कब तक? 1914 से 1919 तक। मतलब इस बुक को अपनी मंथली मैगजीन में उन्होंने शुरू में प्रकाशित किया 1939, जिसको एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो ये जो लाइफ डिवाइन है वो 1939 में, 1939 में पब्लिश होती है।
और एसे ऑन गीता मैंने आपको पहले ही बताया कि 1922 में पब्लिश होती है। सेम कुछ ऐसी स्टोरी है कि 1916 में इसको भी 1916 से 1918 के बीच में इसको भी आर्या नाम की जो मंथली मैगजीन थी उसमें पब्लिश किया गया, और एक बुक के फॉर्म में 1922 में। और सावित्री की बात करें तो सावित्री जो बुक है इसको बाद में उन्होंने एक ईपिक में कन्वर्ट कर दिया। तो शुरुआती दौर में तो उन्होंने 1916 में ही इस बुक को लिखना शुरू किया था, और फिर उस बुक को 1930 में उन्होंने रिवाइज किया, और फाइनली एक बुक के तौर पे उन्होंने 1950 में इसको पब्लिश किया। तो अगर आप डेट देखेंगे यहाँ पे, अगर थोड़ा सा मैं इसको रीएडजस्ट करता हूँ, इसको हम 1939 अगर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सबसे पहले बुक आएगी वो कौन सी आएगी? लव एंड डेथ। और जो सबसे लास्ट में आएगी वो डी आएगी। तो ए पहले होना चाहिए और डी लास्ट में होना चाहिए, ए पहले होना चाहिए और डी लास्ट में होना चाहिए। जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे ए पहले इसमें ऑप्शन 2 में आ रहा है और डी लास्ट में आ रहा है, राइट। और बाकी ये जो यहाँ पे डी और बी पहले आना, तो ये तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। एग्जाम में जो आंसर की आई थी उसमें आंसर ए को सही माना गया था, लेकिन सही मायने में देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए, सी, बी एंड डी। कैसे? 1899, 1922, 1939 एंड 1950, ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ए, सी, बी, डी। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसने एक क्वेश्चन को टाइप किया होगा, उसने टाइपिंग मिस्टेक की होगी, उसने सी को यहाँ प्लेस कर दिया होगा। तो अगर पहले और आखिरी के हिसाब से देखें तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, जिससे पूछा गया है जून 2019 में। अगेन यहाँ पे आप देखिए कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं। सावित्री को किसने लिखा है? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सावित्री एलिजेंट। इस बुक को इसको 1950 में पब्लिश किया था एक बुक के तौर पे अरविंदो घोष ने। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। आप एक चीज़ थोड़ा सा समझिए कि लोहिया के चिंतन में गांधी का भी प्रभाव है और मार्क्स का भी प्रभाव है, और मार्क्स और गांधी के विचारों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। मार्क्स और गांधी के आइडियाज़ को राम मनोहर लोहिया रिकंसाइल करना चाहते हैं, और उन्हीं के विचारों को मिला करके उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। और गीतांजलि आप जानते हैं, गीतांजलि को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बचा कौन? अम्बेडकर बचे, गांधी एंड गांधीज्म। ठीक है, अम्बेडकर के भी ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला मुझे। लगभग अभी 923 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। बहुत ही मतलब इफेक्टिव ये वीडियो थी, इसको आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, इसे जून 2021 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें ये जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इस क्वेश्चन में ये एक अपने आप में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और इसमें क्या है कि राष्ट्रवाद से प्रश्न पूछे गए हैं। जो अरविंद घोष का जो राष्ट्रवाद का विचार है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बेसिकली यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्पिरिचुअल नेशनलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, कि जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है वो पाश्चात्य राष्ट्रवाद की अवधारणा से अलग है। देखिए जो पाश्चात्य राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है, जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ नेशनलिज्म है, तो बेसिकली यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे रेस, यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे रेस, यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे कल्चर, यहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन, रेस, कल्चर, जियोग्राफिकल लोकेशन, इस तरह की जो एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा जो आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, जो इस तरह के फैक्टर्स हैं, मतलब यहाँ पे नस्लों के बारे में बात की जा रही है, भाषा के बारे में बात की जा रही है, संस्कृति के बारे में बात की जा रही है, एक भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात की, जैसे कि इंडिया के बारे में देखिए क्या बात की, जो हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है, सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक, आप देखें सावरकर का जो राष्ट्रवाद है उसमें जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात की है कि हिमालय से लेकर के जो है कन्याकुमारी तक, केप ऑफ कॉमरिन तक, और सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये जो भौगोलिक क्षेत्र है
यही क्या है कि ये इंडिया है। ये ऐसा किसका, लेकिन अरविंदो घोष जो है एक भौगोलिक क्षेत्र के तौर पे राष्ट्रवाद को परिभाषित नहीं करते हैं। सावरकर करते हैं लेकिन अरविंदो घोष नहीं करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में क्या है कि यहाँ पे बात हो रही है रेस के बारे में, कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, भौगोलिक प्रदेश के बारे में, इस तरह के बारे में बात हो रही है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में क्या होता है कि यहाँ पे आध्यात्मिकता के बारे में, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे जो डिवाइन एलिमेंट है, डिवाइन फोर्स है, जो जो रिलीजियस जो रिलीजन है सनातन धर्म है, इसके बारे में वो बात करते हैं। तो बिल्कुल ये अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भौतिकता के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे आध्यात्मिकता के बारे में बात हो रही है। और दूसरा कि अरविंदो घोष नेशन को कैसे एज ऑर्गेनिज्म, नेशन एज ऑर्गेनिज्म, एक राष्ट्र को वो एक अवयव के तौर पे देखते हैं। मतलब क्या कि एक राष्ट्र जो है, एक कंट्री जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। और तीसरा क्या है कि नेशनलिज्म इज ए रिलीजियस एस्पिरेशन, राष्ट्रवाद क्या है, एक धार्मिक लालसा है और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में आदर्शवाद, राष्ट्रवाद। तो आप देखेंगे जो अरविंद घोष का जो राष्ट्रवाद है तो अपने आप में स्पिरिचुअल नेशनलिज्म है। और राष्ट्रवाद को किससे कंपेयर करते हैं? सनातन धर्म से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रवाद क्या कि सनातन धर्म है, और सनातन धर्म का मतलब क्या? त्याग, तपस्या, बलिदान, सेक्रीफाइस से, और राष्ट्र सेवा ही धर्म सेवा, इस तरह से कुछ वो मानते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो ठीक है ना, ए बी सी। वो जोग्राफिकल इंटिटी के बारे में नहीं बात करते हैं। जोग्राफिकल इंटिटी के बारे में कौन बात करता है? सावरकर बात करते हैं। जो सावरकर हैं, वीर सावरकर, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन में तो ए बी एंड सी, ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसे पूछा गया है, ये भी अपने आप में देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये पॉलिटिकल थॉट से पूछा गया है अरविंदो के, ना कि उनकी किताबों से और ना ही उनके पर्सनल लाइफ से। जैसे कि आप देखें अरविंदो घोष बात करते हैं किसके बारे में? आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के बारे में बात करते हैं। और उनका जो राष्ट्रवाद है वो अपने आप में क्या है कि एक धार्मिक लालसा है, प्रेरणा है और मॉरल एटीट्यूड है। वो बात कर रहे हैं किसके? राष्ट्रवाद को धार्मिक आकांक्षा और नैतिक अभिवृद्धि के रूप में मानते हैं। और वो उन्होंने कभी भी नेशनल स्टेट के बारे में बात नहीं की। उन्होंने स्पिरिचुअल, बेसिकली उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो स्पिरिचुअलिटी के एरिया में है। वो नेशनल स्टेट के बारे में बात नहीं करते जैसे कि हीगल बात करते हैं। और इवन आप देखें हीगल के विचारों का जो प्रभाव है वो भी आपको देखने को मिलेगा। हीगल के आइडिया से भी वो इंस्पायर्ड है। हीगल के आइडिया से भी इंस्पायर्ड है अरविंदो घोष। और जोग्राफिकल इंटिटी, ये भी उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? ही नेवर डिस्कस्ड नेशनलिज्म। उन्होंने बात की है। यहाँ पे तो लिखा है कि अरविंदो घोष ने कभी भी राष्ट्रवाद के बारे में बात की ही नहीं। उन्होंने तो बात की है लेकिन राष्ट्रवाद के बारे में बात की है। ये अलग बात है कि उनका जो राष्ट्रवाद है वो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है। तो यहाँ पे क्या कि डी एंड ई और ए को हमने एलिमिनेट कर दिया, बचा क्या? बी एंड सी। ऑप्शन बी एंड सी, जो पहला ऑप्शन यहाँ पे होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और अगेन आप देखें इस क्वेश्चन को जून 2023 में पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू अरविंदो द टास्क ऑफ स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन इज बेस्ड, अरविंदो के अनुसार आध्यात्मिक क्रांति का कार्य आधारित है किस पर? सच्ची चेतना पर, ट्रुथ कॉन्शियसनेस पे। और ये कहाँ से आती है? ये धर्म से आती है। ये आती है कहाँ से? स्पिरिचुअलिटी से आती है, जो वास्तविक चेतना है, सच्ची चेतना है। इस तरह से आप देखें कि हमने आज के सेशन में अरविंद घोष की पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हमने अटेम्प्ट कर लिया। और आई होप ये जो सेशन है आप लोगों को पसंद आएगा। इस सेशन को आप मैक्सिमम शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आज के सेशन में इतना ही, और अगले सेशन में आपसे हमारी मुलाकात हुई एक नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।